तो आज 21 मई 2026 है और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा जो मुख्य मिशन है वो है द फ्लूइड बैकबोन नाम के कुछ बेहद दिलचस्प रिसर्च नोट्स को पूरी तरह से डिकोड करना। बिल्कुल। मतलब ये नोट्स हमें समझाते हैं कि कैसे अलग अलग एआई क्षमताएं जैसे डिजिटल एजेंट हो गए, भौतिक रोबोट्स हो गए या फिर क्वांटम प्रोसेसर, ये सब अब अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ मिलकर एक नई एक डिजिटल भौतिक संरचना बना रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और आज के एआई के इस बदलते स्वरूप का खाका खींचते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो बदलाव हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक आम तकनीकी अपग्रेड नहीं है। अच्छा। मतलब ये एक तरह का तरल और लचीला बुनियादी ढांचा बनने की प्रक्रिया है, जिसे हम फ्लूइड कंप्यूटिंग बैकबोन कह रहे हैं। देखिए, एआई अब केवल स्क्रीन के अंदर बंद कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहा है, वो अब सचमुच हमारी इस भौतिक दुनिया का एक बहुत ही सक्रिय हिस्सा बन चुका है। तो वो जो हम पहले करते थे कि प्रॉम्प्ट डाला और जवाब आ गया, बात अब उससे कहीं आगे निकल चुकी है ना? बिल्कुल, बहुत आगे। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को वहीं से शुरू करते हैं जहां से किसी भी काम की शुरुआत होती है। मेरा मतलब है योजना बनाने से। हम आज तक एआई को एक ऑल इन वन टूल मानते आए हैं। हाँ, एक ही मॉडल सब कुछ कर रहा है। सही कहा। लेकिन इन रिसर्च नोट्स के हिसाब से अब एआई कोई अकेला दिमाग नहीं है, बल्कि पूरी एक टीम बन चुका है, जिसे ये लोग मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन कह रहे हैं। इसमें अलग अलग एजेंट हैं, जैसे प्लानर, फिर वॉकर और क्रिटिक एजेंट। हाँ, क्योंकि जब कोई बड़ा और जटिल लक्ष्य हासिल करना हो, मान लीजिए किसी पूरे शहर के ट्रैफिक ग्रिड को फिर से डिजाइन करना है या किसी नई बीमारी के लिए कोई जटिल डेटा एनालाइज करना है, तो एक अकेला मॉडल कितनी भी क्षमता वाला हो, वो गलती कर सकता है, जिसे हम एआई हेलुसिनेशन कहते हैं, है ना? बिल्कुल, वो भ्रमित हो सकता है। और यहीं से काम का समझदार बंटवारा शुरू होता है। होता यह है कि जो प्लानर एजेंट है, वो पूरे बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे तार्किक और जांचे जा सकने वाले कदमों में बांट देता है। उसके बाद जो वर्कर एजेंट होते हैं, वो उन विशिष्ट कार्यों को एक एक करके पूरा करते हैं। मुझे इसे अपने दिमाग में थोड़ा सा विजुलाइज करने दीजिए। क्या हम इस पूरी चीज को एक हाई एंड रेस्टोरेंट की रसोई की तरह देख सकते हैं? रसोई की तरह? कैसे? मतलब मान लीजिए एक एआई हेड शेफ है, जो प्लानर है, वो तय करता है कि मेन्यू क्या होगा और काम कैसे बटेगा। फिर दूसरे एआई कुक हैं, जो वर्कर एजेंट हैं, वो बस अपना काम कर रहे हैं, जैसे कोई सब्जियां काट रहा है, कोई सॉस बना रहा है। अच्छा, हाँ। और अंत में एक एआई फूड क्रिटिक भी है, जो डिश के डाइनिंग रूम में जाने से पहले उसे चख कर क्रॉस चेक करता है कि नमक ठीक है या नहीं। अगर गड़बड़ है तो वो उसे वापस रसोई में भेज देता है कि इसे ठीक करो। क्या ये उपमा ठीक है? देखिए, ये उपमा एक हद तक तो काफी अच्छी है, इससे बात आसानी से समझ आती है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। अरे, क्या कमी है? अगर हम इस मल्टी एजेंट सिस्टम की असली कार्यप्रणाली को देखें, तो ये किसी रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा सख्त प्रक्रिया है। एक रेस्टोरेंट में जो फूड क्रिटिक होता है, वो आमतौर पर पूरी डिश तैयार होने का इंतजार करता है। हाँ, जाहिर है। लेकिन इन एआई सिस्टम्स में क्रिटिक रसोई के अंदर ही खड़ा है और वो हर एक सामग्री को कढ़ाई में जाने से पहले ही चख रहा है। ओह, अच्छा। मतलब ये कोई डिश बनने के बाद का रिव्यू नहीं है, बल्कि ये लगातार चलने वाला इटरेटिव वेरिफिकेशन है। क्या आप बात कर रहे हैं? तो ये तो कदम कदम पर चलने वाली एकदम माइक्रो मैनेजमेंट हो गई। मेरे दिमाग में तो अब एक ऐसे बॉस की छवि बन रही है, जो हर एक कोड की लाइन पे नजर रखे हुए। हाँ, एक तरह से आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। जब कोई वर्कर एजेंट कोड लिखता है ना, तो क्रिटिक एजेंट सिर्फ उसे पढ़ता नहीं है, वो उस कोड को एक सुरक्षित सैंडबॉक्स वातावरण में रन करके देखता है। रन करके देखता है मतलब उसे टेस्ट करता है? बिल्कुल, वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। और अगर कोड फेल हो जाता है, तो क्रिटिक एजेंट वर्कर को सटीक एरर लॉग के साथ वापस भेजता है कि देखो भाई, यहाँ गलती है, इसे ठीक करो। अरे वाह! ये जो समन्वय करने वाली परत है, जिसे कोऑर्डिनेटिंग लेयर कहते हैं, ये एआई को बड़ी परियोजनाओं को बिना गलती के पूरा करने में मदद करती है। इससे एआई बहुत ज्यादा विश्वसनीय बन जाता है। ये सच में बहुत शक्तिशाली है। मतलब डिजिटल दुनिया में हमारे पास एक ऐसी समझदार टीम तैयार हो गई है, जो बिना थके योजना बना सकती है। तो योजना पक्की हो गई, डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी डिजिटल योजना तब तक बेकार है, जब तक कि उससे हमारी इस भौतिक दुनिया में अंजाम न दिया जा सके। एकदम सही। और यहीं पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर स्क्रीन के अंदर चाहे जितना भी स्मार्ट क्यों न हो, भौतिक दुनिया के अपने अलग ही नखरे हैं। यहाँ तो अनिश्चितताएं हैं
हाँ, क्योंकि डिजिटल दुनिया में हवा नहीं चलती है ना, जमीन गीली नहीं होती, घर्षण या फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन हमारी दुनिया तो भौतिकी के नियमों पर चलती है। बिल्कुल। और रिसर्च नोट्स में जनरेटिव एआई का डिजिटल दुनिया से निकलकर वर्ल्ड फाउंडेशन मॉडल में बदलने का जिक्र है। ये अवधारणा मुझे थोड़ी हैरान कर रही है, हैरान क्यों? क्योंकि क्या इसका मतलब ये है कि एआई अब सिर्फ कविताएं या कोड नहीं लिख रहा है, बल्कि वो सचमुच ये सीख रहा है कि एक गेंद कैसे उछलती है या कोई भारी वस्तु कैसे गिरती है? सटीकता से यही हो रहा है। मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट करती हूँ। देखिए, जब कोई इंसान भाषा सीखता है तो वो व्याकरण समझता है, लेकिन जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो असल में भौतिकी समझ रहा होता है। सही बात है। वर्ल्ड फाउंडेशन मॉडल्स एआई को यही 3D भौतिकी सिखा रहे हैं। अब तक क्या होता था कि रोबोट्स को हर एक छोटी सी हरकत के लिए कोड किया जाता था। अगर उसे बाईं तरफ मुड़ना है तो उसके लिए एक सख्त कमांड होती थी। हाँ, वो मशीन की तरह कट कट करके चलते थे। बिल्कुल। लेकिन वर्ल्ड फाउंडेशन मॉडल के साथ रोबोट अपने दिमाग में अपने आसपास की दुनिया का एक रियल टाइम 3 आयामी सिमुलेशन बनाता है। मतलब एक 3D नक्शा। हाँ, एक नक्शा। और वो फ्रेम दर फ्रेम ये भविष्यवाणी कर सकता है कि अगर वो किसी वस्तु को छुएगा तो भौतिकी के नियमों के अनुसार वो वस्तु कैसी प्रतिक्रिया देगी। उसे गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी की समझ आ गई है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रोबोट को एक कच्चा अंडा उठाना है और दूसरी तरफ उसे लोहे का एक भारी टुकड़ा उठाना है। पुरानी पीढ़ी के रोबोट तो शायद उस अंडे को कुचल ही देते, क्योंकि उन्हें सिर्फ किसी चीज को पकड़ने की कमांड पता थी। हाँ, वो बस प्रेशर लगाते हैं। तो क्या आज के जो ये वर्ल्ड फाउंडेशन मॉडल वाले रोबोट हैं, उन्हें अंडे का नाजुकपन समझ आता है? बिल्कुल समझ आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे ये समझने के लिए किसी से अलग से कोडिंग की जरूरत नहीं है। उसे कोई कोड नहीं बता रहा कि अंडे का छिलका कितना दबाव सह सकता है। तो उसे कैसे पता चलता है? क्योंकि उसने अनगिनत वीडियो और डेटा को देख के ये सीख लिया है कि अंडा कैसे टूटता है, सरफेस टेंशन क्या होता है और किसी छिलके और लोहे की ठोस बनावट के बीच क्या अंतर है। अरे वाह! वो गुरुत्वाकर्षण और घर्षण को एक अंतर्ज्ञान की तरह महसूस करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि इंसान करता है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं वो अब सिर्फ रिसर्च लैब तक सीमित नहीं है, बल्कि फैक्ट्रियों में और कमर्शियल प्रोडक्शन में इंसानों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, ये उसी 3D भौतिकी की समझ का नतीजा है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या नजर आ रही है। क्या समस्या? मान लीजिए वो रोबोट किसी फैक्ट्री में चल रहा है और अचानक उसके सामने कोई इंसान आ जाता है या उसके हाथ से कोई भारी चीज फिसलने लगती है। उसे तो उसी मिलीसेकंड में फैसला लेना होगा ना। वो इस बात का इंतजार तो नहीं कर सकता कि वो पहले एक विशाल क्लाउड डेटा सेंटर को सिग्नल भेजे, फिर वहां बैठे सर्वर तय करें कि क्या करना है और फिर सिग्नल वापस आए। हाँ, ये तो बहुत धीमा हो जाएगा। वही तो। इसमें लगने वाला समय, जिसे हम लेटेंसी कहते हैं, ये तो भौतिक दुनिया में किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है ना? ये बहुत ही गंभीर चुनौती है, क्योंकि भौतिक दुनिया में लेटेंसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर फैसला लेने में आधा सेकंड भी लग गया तो नुकसान हो चुका होगा। बिल्कुल। इसीलिए बुद्धिमत्ता को सुदूर क्लाउड से निकालकर उस रोबोट के अंदर लाना जरूरी है, यानी उसके स्थानीय हार्डवेयर में, जिसे हम एज डिवाइसेस या एज कंप्यूटिंग कहते हैं। एकदम सही। लेकिन समस्या ये है कि जो मॉडल इतने स्मार्ट हैं कि वो भौतिकी को समझ सकें, वे आकार में बहुत विशाल होते हैं, कई 100 गीगाबाइट के। वे किसी छोटे रोबोट के प्रोसेसर में फिट ही नहीं हो सकते। तो फिर इसका समाधान क्या निकाला गया? इसका समाधान है इन्फ्रेंस टाइम रीजनिंग डिस्टिलेशन। और सच कहूं तो इस तकनीक ने इस पूरी इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी है। इन्फ्रेंस टाइम रीजनिंग डिस्टिलेशन, ये शब्द मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। काफी भारी तकनीकी जार्गन है। हाँ, थोड़ा भारी तो है। इसे थोड़ा आसान भाषा में तोड़ते हैं। क्या मैं अपनी तरफ से एक उपमा आजमा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल, कोशिश कीजिए। मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में एक नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर हैं। उनका दिमाग बहुत विशाल है, दुनिया भर का ज्ञान है उनके पास। लेकिन आप हर छोटे मोटे रोजमर्रा के फैसले के लिए उनके पास दौड़ के तो नहीं जा सकते ना। लेटेंसी बहुत होगी। तो आप क्या करते हैं? आप उस प्रोफेसर की समस्या सुलझाने की जो खास तकनीक है, जो उनका कदम दर कदम तर्क करने का तरीका है, उसे निकालते हैं। अच्छा। और उसे एक छोटी सी पॉकेट डायरी में लिखकर एक स्थानीय सुपरवाइजर को दे देते हैं। अब वो सुपरवाइजर उस डायरी की मदद से तुरंत फैसले ले सकता है। उसे बार बार प्रोफेसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। क्या ये डिस्टिलेशन कुछ ऐसा ही है? ये काफी अच्छी शुरुआती उपमा है। लेकिन अगर हम इसके असली मैकेनिज्म को समझें
तो ये सिर्फ एक डायरी थमाने से कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब ये सिर्फ जानकारी का सारांश बनाना नहीं है। देखिए, जो विशाल फ्रंटियर मॉडल होते हैं, जैसे ट्रिलियन पैरामीटर वाले बड़े मॉडल, जब वे किसी जटिल समस्या को हल करते हैं तो वे विचारों की एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे चेन ऑफ थॉट कहते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। बिल्कुल। अब डिस्टिलेशन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि एक छोटे खाली मॉडल को, मान लीजिए 1 या 2 बिलियन पैरामीटर वाले मॉडल को, उस बड़े मॉडल के सिर्फ अंतिम जवाब से ट्रेन नहीं करते, बल्कि उसकी उस सोचने की प्रक्रिया से प्रशिक्षित करते हैं। ओहो, अब मैं समझा। मतलब हम विश्वकोश को छोटा नहीं कर रहे हैं, हम तर्क करने की क्षमता को छोटे मॉडल में ट्रांसफर कर रहे हैं। एकदम सही पकड़े हैं। छोटा मॉडल दुनिया भर का सामान्य ज्ञान शायद न रखे, लेकिन वो ये सीख जाता है कि सोचना कैसे है। क्या बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि एक छोटे से चिप पर चलने वाला रोबोट बिना किसी क्लाउड सर्वर से जुड़े पूरी तरह से स्वायत्त होकर फैसले ले सकता है। और क्योंकि मॉडल छोटा है, इसलिए ये काम मिलीसेकंड्स में होता है। तो लेटेंसी की समस्या जड़ से खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है यार। तो अगर हम देखें तो हमने एक समझदार डिजिटल टीम बना ली, हमने उन्हें भौतिक दुनिया के नियम सिखाकर मशीनों में डाल दिया, और हमने उन्हें इतनी तेजी से सोचने की क्षमता भी दे दी कि वे बिना इंटरनेट के पलक झपकते फैसले ले सके। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कोई भी सिस्टम शून्य में तो काम नहीं करता ना। इन करोड़ों एजेंट्स को, स्मार्ट रोबोट्स को और इन अरबों छोटे मॉडल्स को पीछे से शक्ति कौन दे रहा है? ये जो बुनियादी ढांचा है, ये दिखता कैसा है? यही वो कड़ी है जो सबको जोड़ती है। हाँ, क्योंकि हमारे स्रोत बार बार इस फ्लूइड बैकबोन और एमॉर्फस हाइब्रिड कंप्यूटिंग का जिक्र कर रहे हैं। ये एमॉर्फस हाइब्रिड कंप्यूटिंग क्या भला है? यही वो अदृश्य रीढ़ है जो इस पूरे डिजिटल भौतिक जीवंत तंत्र को चला रही है। देखिए, आज के समय में हमारे पास सिर्फ एक तरह का प्रोसेसर या चिप नहीं है। हमारे पास सीपीयूज हैं जो सामान्य काम करते हैं, जीपीयूज हैं जो एआई ट्रेनिंग के लिए अच्छे हैं, और अब क्यूपीयू यानी क्वांटम प्रोसेसर्स भी हैं जो जटिल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और साथ ही न्यूरोमॉर्फिक चिप्स भी हैं। इन सब को एक साथ एक तालमेल में काम करना होता है। तो क्या हम इस एमॉर्फस हाइब्रिड कंप्यूटिंग को एक स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तरह समझ सकते हैं? ट्रैफिक मैनेजमेंट? हाँ, मेरा मतलब है जहां अलग अलग लेन बनी हो। जैसे साधारण डेटा के लिए एक रेगुलर लेन हो गई सीपीयू वाली, भारी ग्राफिक्स या वीडियो के लिए एक चौड़ी लेन हो गई जीपीयू वाली। अच्छा। और दवा खोजने जैसी जो बेहद जटिल कैलकुलेशंस होती हैं, उनके लिए कोई सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे हो गया, क्यूपीयू वाला। क्या ये सिस्टम डेटा को खुद तय करके सही लेन में भेज रहा है? देखिए, मुझे आपको यहाँ थोड़ा रोकना होगा। क्यों, क्या हुआ? पर भ्रामक हो सकती है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ट्रैफिक लेन तो सड़क पर फिक्स्ड होती हैं। हाँ। वो पेंट की गई हैं और वे अपना आकार नहीं बदल सकते। हाँ, ये तो है। लेकिन एमॉर्फिस का मतलब ही होता है आकारहीन। हाँ। जिसका कोई तय ढांचा ना हो। एमॉर्फिस कंप्यूटिंग में कोई फिक्स लेन नहीं होती। ये एक ऐसी सड़क की तरह है जो उस पर चलने वाले वाहन की जरूरत के आधार पर उसी क्षण खुद को बदल लेती है। क्या बात कर रहे हैं? एक हार्डवेयर अपना आकार कैसे बदल सकता है? ये तो असंभव सा लगता है। असल में हार्डवेयर खुद नहीं बदलता, बल्कि उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर की परत होती है, जिसे एब्स्ट्रैक्शन लेयर कहते हैं, वो इतनी अधिक तरल या फ्लूइड हो चुकी है कि वो हार्डवेयर की सीमाओं को धुंधला कर देती है। ओह, अच्छा। आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि एक डेवलपर को खुद कोड लिखना पड़ता था कि देखो ये काम सीपीयू पर चलेगा और ये काम जीपीयू पर। हाँ, पहले मैन्युअल होता था सब। का विश्लेषण करता है, डेवलपर्स को सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये रियल टाइम में तय करता है कि कौन सा हिस्सा सीपीयू पर जाएगा और कौन सा न्यूरोमॉर्फिक चिप पर। आपने अभी न्यूरोमॉर्फिक चिप का जिक्र किया। हमने सीपीयू और जीपीयू के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन ये न्यूरोमॉर्फिक चिप क्या है और ये इस तरल व्यवस्था में क्यों इतनी जरूरी है? न्यूरोमॉर्फिक चिप्स असल में इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दिमाग की तरह? हाँ, देखिए, पारंपरिक चिप्स हर चीज को एक तय क्रम में और एक निश्चित क्लॉक स्पीड के हिसाब से प्रोसेस करते हैं, जो बहुत ज्यादा ऊर्जा या पावर खाता है। लेकिन न्यूरोमॉर्फिक चिप्स समानांतर रूप से यानी पैरेलल काम करते हैं, और वो तभी एक्टिव होते हैं जब डेटा में कोई बदलाव होता है। अच्छा, मतलब वो हमेशा चालू नहीं रहते? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स तब तक फायर नहीं करते जब तक कोई बाहरी उत्तेजना या स्टिम्युलस न हो। अरे वाह! एज डिवाइसेस और रोबोट्स के लिए ये एक वरदान है, क्योंकि ये बैटरी की खपत को बहुत कम कर देता है। मैं मान रहा हूं कि जो कोई भी इस चर्चा को सुन रहा होगा,
उसके दिमाग में इस वक्त एक बड़ा सवाल उठ रहा होगा। क्या सवाल? देखिए, एक तरफ आप कह रही हैं कि सब कुछ तरल है, आकारहीन है, मेरा डेटा इस पल किसी सीपीयू पर है, अगले ही पल वो खुद ब खुद किसी न्यूरोमॉर्फिक चिप पर जा रहा है और फिर किसी क्वांटम प्रोसेसर पर। हाँ बिल्कुल। तो ये डेटा जा कहाँ रहा है? मतलब एक सिस्टम जिसका कोई तय ढांचा ही नहीं है, उसमें सुरक्षा और स्थिरता कैसे सुनिश्चित की जाती है? ये तो किसी भी आईटी या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। ये बहुत ही वाजिब चिंता है, और सच कहूं तो यही कारण है कि इस फ्लूइड बैकबोन को बनाना इतना मुश्किल था। तो इसे सुलझाया कैसे गया? इसके मूल में एक अत्यंत उन्नत ऑर्केस्ट्रेशन लेयर काम करती है। आप इसे एक अदृश्य आर्किटेक्ट मान सकते हैं। ये लेयर सुनिश्चित करती है कि जब डेटा एक चिप से दूसरी चिप पर या क्लाउड से एज डिवाइस पर स्विच करता है, तो उस डेटा की स्थिति और उसके सारे सुरक्षा प्रोटोकॉल भी उसी के साथ यात्रा करें। मतलब डेटा कहीं खोता नहीं है? बिल्कुल नहीं। उपयोगकर्ता या डेवलपर को ये स्विचिंग कभी महसूस ही नहीं होती। उनके लिए ये एक निर्बाध और अखंड सिस्टम है। और मुझे लगता है कि यहीं पे क्वांटम कंप्यूटिंग का रोल भी आता होगा। हाँ, यहीं पर क्वांटम कंप्यूटिंग अपनी असली उपयोगिता के स्तर पर पहुंच गई है, जिसे क्वांटम यूटिलिटी कहते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ प्रयोगशालाओं में पड़े भारी भरकम और ठंडे उपकरण नहीं रह गए हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं? वे इस फ्लूइड नेटवर्क का एक सक्रिय हिस्सा बन चुके हैं। वे रोजमर्रा के व्यापारिक काम कर रहे हैं, जैसे सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना या वित्तीय जोखिमों का तुरंत विश्लेषण करना, और ये सब क्लासिकल बुनियादी ढांचे के साथ मिलकर हो रहा है। ये सच में एक अविश्वसनीय छलांग है। मतलब अगर हम इस पूरी यात्रा को पीछे मुड़कर देखें, तो हमने शुरुआत की थी एक ऐसी दुनिया से जहां एआई सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठे चैटबॉट हुआ करते थे। हाँ, वो पुराने दिन। और आज मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन के जरिए वे पूरी एक टीम की तरह योजनाएं बना रहे हैं और एक दूसरे की गलतियां भी सुधार रहे हैं। और फिर वर्ल्ड फाउंडेशन मॉडल्स के माध्यम से उन्होंने हमारी भौतिक दुनिया के नियमों को समझ लिया है, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण और 3D स्पेस को। बिल्कुल। और लेटेंसी या इंटरनेट की देरी से बचने के लिए इन्फरेंस टाइम रीजनिंग डिस्टिलेशन ने उन विशाल मॉडल्स की जो सोचने की क्षमता है, उसे निचोड़कर छोटे रोबोट्स में डाल दिया है, ताकि वे पलक झपकते ही काम कर सकें। और इन सब के पीछे जो धड़कता हुआ दिल है, वो है द फ्लूइड बैकबोन, एक ऐसा एमॉर्फिस और हाइब्रिड कंप्यूटिंग ढांचा जो बिना किसी इंसानी दखल के क्लासिकल चिप्स, न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर्स और क्वांटम कंप्यूटर के बीच कार्यों को एक तरल पदार्थ की तरह प्रवाहित कर रहा है। तो अंत में सवाल ये आता है कि इस सब का असल मतलब क्या है? हम सब के लिए, हमारी दुनिया के लिए इस अभूतपूर्व एकीकरण का क्या अर्थ है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमने कंप्यूटिंग को पूरी तरह से पारदर्शी और सर्वव्यापी बना दिया है। पारदर्शी। देखिए, पहले हमें कंप्यूटर के पास जाना पड़ता था काम करने के लिए। अब कंप्यूटिंग हमारे आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की तरह मौजूद है। हमारी भौतिक वास्तविकता और हमारा डिजिटल ढांचा अब दो अलग-अलग चीजें नहीं रह गए हैं। वो आपस में घुल मिल गए हैं। वे एक हो चुके हैं। ये सिर्फ मशीनों के लिए एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक मूलभूत बदलाव है कि मानव सभ्यता अपनी जटिल समस्याओं को कैसे हल करती है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। और इसी के साथ हम अपने इस विस्तृत विश्लेषण के बिल्कुल अंत की ओर आ गए हैं। इस भौतिक दुनिया में बिना टकराए उन कामों को अंजाम दे रहे हैं। हाँ। और फ्लूइड कंप्यूटिंग खुद ये चुन रही है कि किस चिप या हार्डवेयर का इस्तेमाल करना है। तो इस पूरी तरह से स्वचालित और खुद को सुधारने वाली व्यवस्था में एक इंसान की, एक मानव निर्णय लेने वाले की क्या भूमिका रह जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। जो मशीनें हर काम को करने का सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और सबसे बेहतरीन तरीका खुद ही जानती हैं, तो क्या इंसानों का काम सिर्फ शुरुआत में एक लक्ष्य तय करने तक ही सीमित रह जाएगा? क्या हम सिर्फ वो व्यक्ति बनकर रह जाएंगे जो उस हाई एंड रेस्टोरेंट में जाकर बस ये कहता है कि मुझे भूख लगी है और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी खुद की पहचान को फिर से परिभाषित कर सकता है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।